तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डेफिनेशन। तो डेफिनेशन में है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। कितना मैक्सिमम अमाउंट सॉल्यूट का है जो डिसॉल्व किया जा सकता है स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में। इसमें स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, मान लीजिए आप सॉल्वेंट ले लेते हैं 100 ग्राम। 100 ग्राम, अब इस 100 ग्राम में कितना आप सोल्यूट डिसॉल्व कर सकते हो एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर ना ही इंक्रीज करना है ना ही डिक्रीज करना है। अब इस फिक्स्ड टेम्परेचर में फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में कितना आप मैक्सिमम से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व करते हैं, उसी अमाउंट ऑफ सोल्यूट को हम लोग सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। यानी कैपेसिटी टू डिसॉल्व, कितना कैपेसिटी है उस सोल्यूट की पर्टिकुलर टेम्परेचर में पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व होने के लिए। ठीक, ये रही जब हम किसी सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं। अब हम लोग चलते हैं अफेक्टिंग फैक्टर्स, मतलब कौन कौन से फैक्टर जो हैं वो डिपेंड, वो अफेक्ट करते हैं सॉल्युबिलिटी को। राइट, तो पहला है देखिए पोलर सोल्यूट जैसे कि NaCl और पोलर सॉल्वेंट जैसे कि वाटर। अगर दोनों ही पोलर होंगे, सॉल्यूट भी पोलर सॉल्वेंट भी पोलर। पोलर मतलब पार्शियली आयनिक या कंप्लीटली आयनिक, ये मतलब है पोलर का। जैसे NaCl हो गया, KCl हो गया, और ऐसे ही कुछ कंपाउंड जैसे कि HCl ले सकते हो आप। ठीक है, HCl पोलर में आ जाएगा, NaCl KCl आयनिक में आ जाएंगे। तो आयनिक हो या पोलर हो, और सॉल्वेंट अगर आपका पोलर है तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, मतलब हाईली सोल्यूबल होगा। ज्यादा मतलब है हाईली सोल्यूबल होगा। ठीक, सेम अगर हम दूसरा फैक्टर देखें, सल्यूट नॉन पोलर हो जैसे कि आयोडीन, और सॉल्वेंट भी नॉन पोलर हो जैसे कि कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो भी सॉल्युबिलिटी जो होगी वो मैक्सिमम होगी। राइट, तीसरा पॉइंट क्या है, सल्यूट पोलर हो बट सॉल्वेंट नॉन पोलर हो। उल्टा कर दें, सल्यूट ले लें पोलर और सॉल्वेंट सॉल्वेंट ले लें नॉन पोलर, तो सॉल्युबिलिटी कम होगी। ठीक, लेस सॉल्युबिलिटी। ऐसे ही नॉन पोलर एक बार सोल्यूट ले ले और पोलर सॉल्वेंट ले ले, तो भी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, लेस होगी। इसी में क्वेश्चन बन जाए अगर कि वाई NaCl इज मोर सोल्यूबल इन वाटर बट लेस सोल्यूबल इन कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो आपको आंसर ये लिखना है कि NaCl पोलर है या आयनिक है, और वाटर पोलर सॉल्वेंट है। तो पोलर सॉल्वेंट पे NaCl डिसॉल्व हो जाता है, इसलिए सॉल्युबिलिटी ज्यादा है। और नॉन पोलर जैसे कि कार्बन टेट्राक्लोराइड में, कार्बन टेट्राक्लोराइड नॉन पोलर है, इसलिए सॉल्युबिलिटी कम होती है। दूसरा फैक्टर हम लोग पढ़ते हैं, दूसरा फैक्टर है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर इफेक्ट के दो कंडीशन है, केस फर्स्ट केस सेकंड। केस फर्स्ट में क्या है, अगर प्रोसेस इंडोथर्मिक है, इंडोथर्मिक डिसोल्यूशन है, मतलब जो एंथैल्पी चेंज है वो पॉजिटिव है। इंडोथर्मिक के लिए एंथैल्पी चेंज पॉजिटिव होती है। तो टेम्परेचर इंक्रीज करोगे आप, इंक्रीज द टेम्परेचर, तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, क्योंकि उसको टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है। तो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट का मतलब है टेम्परेचर आप इंक्रीज करोगे तो जो सोल्यूट पार्टिकल है उनको काइनेटिक एनर्जी देने में एनर्जी टेम्परेचर से जो मिलेगी वो खर्च हो जाएगी, इसलिए वो डिसॉल्व हो जाएंगे, इसलिए सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो प्रोसेस ध्यान रखिएगा, इंडोथर्मिक डिसोल्यूशन के लिए टेम्परेचर इंक्रीज करने पर सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होगी। केस सेकेंड, एक्सोथर्मिक अगर प्रोसेस लिया है तो डेल्टा एच को हम लोग बोलते हैं निगेटिव होगा। ऐसे केस में हीट पहले से ही इवॉल्व हो रही है, मतलब मिलाने पर डिसॉल्व करने पर हीट इवॉल्व हो रही है। तो अब हीट तो इवॉल्व हो रही है, आप और टेम्परेचर उसको दे रहे हैं, तो क्या होगा, जो ये लिक्विड है, ठीक है, सॉल्वेंट, जो ये लिक्विड है सॉल्वेंट में, ये वेपराइज फॉर्म में जाने लगेगा। तो सल्यूट के लिए मीडियम की अवेलेबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी, तो डिसॉल्व किस में होगा ठीक, इस वजह से जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि जो मीडियम है सॉल्वेंट है, जो कि लिक्विड है, वो वेपराइज होने लगता है, उसका अमाउंट कम होने लगता है। ठीक, तो जनरली याद रखिएगा, इंडोथर्मिक के लिए टेम्परेचर इंक्रीज करोगे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी,
डेल्टा एच की वैल्यू के बेस पे आप पहचान सकते हो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। और एक्सोथर्मिकली टेम्परेचर इंक्रीज करोगे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। अब चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इसमें बोला है नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर बिकॉज सॉलिड एंड लिक्विड्स आर इनकम्प्रेसिबल इन नेचर। ऐसे सोल्यूशन में जिसमें सॉलिड और लिक्विड को मिला के बनाया गया है उसमें प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि सॉलिड को आप कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, लिक्विड को भी आप कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इस वजह से। अब हम चलते हैं वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पहले हम ये वाला स्टेटमेंट समझते हैं। At constant temperature, the solubility of a gas in a liquid is directly proportional to the partial pressure of the gas present above the surface of liquid और solute। यहाँ पे हम लोग solute लिख सकते हैं, और solution, सॉरी, और solution। तो ये बता रहे हैं कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जैसे कि हमने बताया कांस्टेंट होना चाहिए। फिर जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस होगी, किसी गैस जैसे कि CO2 है, अब इसको आप लोग डिसॉल्व करना चाहते हैं, ठीक है, तो इसको भी आप क्या कर लीजिए, CO2 को आप एक सिलेंडर में फिल कर लीजिए। इसके लिए CO2 को आप लोग क्या करिए, मान लीजिए CO2 को इसमें डिसॉल्व कर रहे हैं, और ये एक सिलेंडर में फिल है, ठीक है, सिलेंडर में फिल है और पाइप की हेल्प से डिसॉल्व कर रहे हैं। तो क्या होगा कि अब ये गैस है भाई, इसको ऐसे अगर आप सीधे बिना प्रेशर के अप्लाई करोगे, इसको ऊपर से डालोगे, तो गैस का नेचर होता है ऊपर की तरफ जाना, है ना। तो आप नीचे डालोगे ऊपर की तरफ जाएगी, तो डिसॉल्व तो हो ही नहीं सकता। तो इसको हमें कंप्रेस करना पड़ेगा। कंप्रेस का मतलब है पहले हमको इसको हाई प्रेशर पे लेना पड़ेगा, फिर हाई प्रेशर पे कंप्रेस करके हमें इसको किसी मिक्सचर में डालना पड़ेगा, ठीक है। तो जितना हम प्रेशर हाई लेंगे उतना ये सॉल्युबिलिटी ऑफ जो गैस होगी वो इस लिक्विड में ज्यादा होगी, ठीक है। पार्शियल प्रेशर का मतलब यहाँ पर क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस प्रेजेंट अबव द सरफेस ऑफ लिक्विड। कह रहा है at constant temperature the solubility of a gas in a liquid is directly proportional to the partial pressure of the gas present above the surface of liquid। लिक्विड की सरफेस पे यहाँ पर जो भी गैस ठहरी हुई है, ठीक है, वो कितना प्रेशर अप्लाई कर रही है लिक्विड की सरफेस पे, मतलब अंदर जाने के लिए, राइट, अंदर जाने के लिए। मान लीजिए यहाँ पे गैस के कुछ मॉलिक्यूल हैं, राइट, अब इनका जो प्रेशर है वो पार्शियल प्रेशर है। पार्शियल प्रेशर लास्ट टाइम हमने बताया था, पार्शियल प्रेशर का मतलब होता है जब किसी भी कंपोनेंट को हम अदर कंपोनेंट के साथ मिक्स कर देते हैं, तो वहां पर जो भी ईच कंपोनेंट अपना प्रेशर अप्लाई करता है उसको हम लोग पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। मतलब मिक्सचर में जो प्रेशर अप्लाई करेगा, अकेले नहीं, अकेले जो प्रेशर अप्लाई करेगा उसको सिंपल हम लोग प्रेशर बोलेंगे, पार्शियल वर्ड यूज नहीं करेंगे। यहाँ पर हम लोग पार्शियल प्रेशर बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर उसके साथ में और भी कंपोनेंट प्रेजेंट है। तो पार्शियल प्रेशर का यहाँ मतलब है कि मान लीजिए यहाँ पर गैस के पार्टिकल प्रेजेंट है। अब ये जितना ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे उतनी ज्यादा ये सरफेस के अंदर जाएंगे, राइट। ये मान लीजिए यहाँ पर हो गए। अब जब ये अंदर चले जाएंगे तो यहाँ पर स्पेस कुछ खाली हो जाएगा, है ना, खाली हो गया। अब यहाँ पर कुछ और पार्टिकल के लिए जगह बन जाएगी, राइट। फिर वो भी और प्रेशर अप्लाई करेंगे तो फिर वो और अंदर चले जाएंगे, राइट। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि लिक्विड सरफेस के अंदर एक जाने का रास्ता बन गया है गैस पार्टिकल का। और ये कब बनता है, जब ये सरफेस पे ज्यादा प्रेशर अप्लाई करते हैं तो इनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है कि लिक्विड में ज्यादा से ज्यादा गैस पार्टिकल आ जाए, और गैस पार्टिकल आने की क्या होगा, सरफेस पे इनका प्रेशर हाई होना चाहिए। जितना ज्यादा ज्यादा प्रेशर लगाएंगे उतना ये लिक्विड के अंदर जाते जाएंगे, ठीक। और जितना लिक्विड के अंदर जाएंगे उतनी इनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती जाएगी। तो ये लॉ है जनरली कि अगर हम सॉल्युबिलिटी गैस की इंक्रीज करना चाहते हैं लिक्विड में, तो पार्शियल प्रेशर गैस का लिक्विड की सरफेस पे हाई होना चाहिए। इसीलिए बोला गया है solubility of gas is directly proportional to the partial pressure of gas at the surface of liquid।
इसी को लेके एक दूसरा हिंदी ने बताया लॉ, द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस। ये जनरली बहुत यूज में आता है। हिंदी लॉ पूछा जाए तो आपको यही स्टेटमेंट मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है, पूरा यही मैथमेटिकल स्टेटमेंट, ठीक है। The partial pressure of gas in vapor phase is proportional to the mole fraction of the gas in the solution. Mole fraction of the gas in the solution बोला गया है, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ दी जो गैस होगी वो मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। अब ये मोल फ्रैक्शन कहाँ की बात हो रही है? सोल्यूशन में बात हो रही है। जैसे कि हमने आपको भी बताया था कि मान लीजिए ये सोल्यूशन है और यहाँ पर, अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज में बात बोली गई है कि मान लीजिए डिसॉल्व हो गई गैस। अब यहाँ डिसॉल्व होने के बाद की कंडीशन की डिसॉल्व हो गई है। अब डिसॉल्व जो हो गई है गैस, मान लीजिए यहाँ पे डिसॉल्व हो गई है, राइट। अब यहाँ पर वेपर फेज में पार्शियल प्रेशर की बात की जा रही है। ध्यान सुनिएगा, यहाँ पर वेपर फेज में पार्शियल प्रेशर की बात की जा रही है। तो मान लीजिए वेपर फेज में जाएगी, तो कब जाएगी? जब आप यहाँ से ये ढक्कन खोल दोगे, ठीक है। यहाँ पे आपने ये ढक्कन खोल दिया, ठीक। अब क्या हुआ? जैसे ही ढक्कन ओपन किया तो ये गैस के पार्टिकल को ऊपर से प्रेशर कम मिलेगा, तो ये ऊपर जाने लगेंगे वेपर फॉर्म में, ठीक। तो वेपर फॉर्म में जाकर जो ये प्रेशर अप्लाई करेंगे उसी को हम लोग बोलेंगे वेपर प्रेशर, राइट। तो ये जा तभी पाएंगे ज्यादा से ज्यादा जब ये प्रेजेंट होंगे ज्यादा से ज्यादा लिक्विड में, है ना। तो ज्यादा से ज्यादा प्रेजेंट होंगे तभी ये ज्यादा से ज्यादा वेपर फॉर्म में जाएंगे और वेपर फॉर्म में प्रेशर अप्लाई करेंगे, राइट। तो यहाँ पर बात की गई है पार्शियल प्रेशर इन वेपर फेज में, ध्यान दीजिएगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज में बात की जा रही है, यानी वेपर फेज में जाएंगे उसकी बात की जा रही है। ये कह रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड या इन सोल्यूशन। सोल्यूशन मतलब जहां पर वो पहले से डिसॉल्व हो चुका है, जैसे कि ये वाला पार्ट। अब देखिए यहाँ पर जितने पार्टिकल प्रेजेंट होंगे उतने ही तो ऊपर जाएंगे। तो ऊपर जाने के लिए अगर आप ध्यान से देखिए तो नीचे उनका होना जरूरी है ना। तो अब यहाँ पर कितना मोल इनका है? अगर मोल ज्यादा है तो ऊपर वेपर फॉर्म में ज्यादा जाएंगे और ज्यादा वेपर प्रेशर अप्लाई करेंगे। मोल ज्यादा होने से इनका मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा। इसीलिए बोला गया है कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस है इन वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सोल्यूशन। मतलब यहाँ पे जो मोल्स प्रेजेंट हैं उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ऊपर जो जा रहे हैं, जाके जो प्रेशर लगाएंगे, दैट इज पार्शियल प्रेशर इन गैस, सॉरी इन वेपर स्टेट ऑफ गैस, ठीक। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के, ठीक है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में एक कांस्टेंट आ गया जिसको हम लोग बोलते हैं हेनरी कांस्टेंट, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक कांस्टेंट आ गया जिसको बोलते हैं के एच, यानी हेनरी कांस्टेंट। तो मैथमेटिकल टर्म्स में पूछा जाए तो हेनरीज लॉ मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में देना, और सॉल्युबिलिटी टर्म्स में पूछा जाए तो ये स्टेटमेंट था। दोनों पता होने चाहिए आपको, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो पूछे जाते हैं हेनरी लॉ के एप्लीकेशन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है हेनरी लॉ के एप्लीकेशन। हेनरी लॉ के एप्लीकेशन, पहले चलते हैं इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ के एच, यानी हेनरी कांस्टेंट। मतलब हेनरी कांस्टेंट के बारे में पता होने से आपको और क्या क्या पता चल जाएगा, ये मतलब है कैरेक्टरिस्टिक्स बोले या एप्लीकेशन बोले। पहला पॉइंट बोल रहा है डिफरेंट गैस हैव डिफरेंट के एच वैल्यू एट द सेम टेम्परेचर। मतलब आप एक ही लिक्विड में, मान लीजिए वाटर में, एक बार CO2 को डिसॉल्व कर रहे हैं, एक बार NO2 को डिसॉल्व कर रहे हैं, एक बार H2 को डिसॉल्व कर रहे हैं, तो सबके लिए केएच की वैल्यू डिफरेंट होती है एक ही टेम्परेचर पे। मान लीजिए टेम्परेचर आपने ले लिया 25 डिग्री सेल्सियस, तो 25 डिग्री सेल्सियस पे डिफरेंट गैसेस की डिफरेंट केएच वैल्यू होगी, और डिफरेंट केएच वैल्यू होने से उनकी सॉल्युबिलिटी भी डिफरेंट हो जाती है, ठीक है। तो अब इसमें क्वेश्चन बना सकते हैं कि केएच की डिफरेंट वैल्यू दे दी है और बोल दिया है कि एक लिक्विड है उसमें केएच की डिफरेंट वैल्यू ले ली गई है, तो बताइए गैस क्या डिफरेंट होगी या सेम होगी? तो आप बोलोगे गैस डिफरेंट होगी। इस तरीके से क्वेश्चन बना सकता है। दूसरा है हायर इज द केएच वैल्यू, हायर द केएच वैल्यू इज द solubility of the gas, lower is the solubility of the gas, lower is the solubility of the gas। मतलब कह रहा है जो KH है उसकी वैल्यू हायर होगी तो solubility क्या होगी? लोअर होगी। मतलब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक तरीके से, ठीक है, क्लियर।
आगे आता है, केएच वैल्यू इंक्रीजेस विथ एन इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो केएच की वैल्यू क्या होगी, वो भी इंक्रीज होगी। ठीक है, ये सब पॉइंट ध्यान रखिएगा, क्योंकि डिफरेंट टेम्परेचर पे देखे आपसे पूछेगा कि केएच की वैल्यू क्या होगी। मतलब इसी में अगर आपको हम क्वेश्चन बना दें कि भैया 3 गैसेस हैं, ए बी सी, है ना, और केएच की वैल्यू या केएच की वैल्यू हटा दें, ठीक है, टेम्परेचर दे दें, इसको टेम्परेचर दिया 25, इसको दिया 35, इसको दिया 45, है ना। तो केएच की वैल्यू सबसे ज्यादा किसकी होगी, तो अभी क्या बताया गया, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर केएच की वैल्यू इंक्रीज होगी, मतलब सबसे ज्यादा केएच की वैल्यू किसकी होगी, सी की। उससे कम किसकी होगी, बी की। उससे कम किसकी होगी, ए की। ठीक। उसके बाद आपसे पूछ लेगा कि बताओ सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, तो सॉल्युबिलिटी केएच के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी हो जाएगी इसकी, फिर इसकी। ठीक। तो अब ये देखिए, टेम्परेचर देकर आपसे दोनों चीजों का ऑर्डर पूछ लिया गया, क्योंकि हमको पता था टेम्परेचर और केएच में रिलेशन, फिर केएच और सॉल्युबिलिटी में रिलेशन पता था। तो इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। आगे चलते हैं, डेली लाइफ एप्लीकेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, केस बेस्ड स्टडी में बहुत पूछ लिया जाता है ना, तो इसमें बहुत ध्यान से देखिएगा। टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2, जैसे कि पहला एग्जांपल है जो डेली लाइफ में यूज होता है, कि टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक, द बॉटल्स आर सील्ड अंडर हाई प्रेशर, व्हेन यू ओपन द कैप pressure decreases, solubility of CO2 drops and it bubbles out। क्या बोल रहा है ये, इसका मतलब है कि जब हम सॉल्युबिलिटी CO2 की सॉफ्ट ड्रिंक में इंक्रीज करते हैं, मतलब अगर हमको CO2 की सॉफ्ट ड्रिंक में सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करनी है तो क्या करेंगे, तो कह रहा है कि जो बॉटल्स है, दी बॉटल्स आर सील्ड, उनको हम सील करेंगे अंडर हाई प्रेशर देके सील कर देंगे, बंद कर देंगे। उससे क्या होगा, CO2 की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी सॉफ्ट ड्रिंक में। फिर कह रहा है व्हेन यू ओपन द कैप, जब आप कैप ओपन करोगे तो प्रेशर डिक्रीज होगा, सीधी सी बात है, राइट। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 ड्रॉप, जो CO2 की सॉल्युबिलिटी है वो ड्रॉप हो जाएगी, यानी कम हो जाएगी, और इट बबल्स आउट, और बबल के फॉर्म में CO2 गैस बाहर आ जाएगी। इसको एक डायग्राम समझते हैं, मान लीजिए ये एक बॉटल है, ठीक, यहाँ पर आपने हाई प्रेशर देकर CO2 को डिसॉल्व कर दिया, तो अब CO2 को जब डिसॉल्व कर दिया तो CO2 यहाँ पर आ गए भाई, सारे पार्टिकल CO2 के। और ध्यान दीजिएगा ये बीच में जो है ये वाटर पार्टिकल है, मतलब वाटर में CO2 को डिसॉल्व किया गया है, तो बीच में CO2 के लिए हम लोग मान लेते हैं कि वाटर पार्टिकल है, यहाँ पे कहीं लिक्विड है वाटर, ऐसे। ठीक। तो क्या होगा जब हम ये कैप हटाएंगे, तो क्या होगा, जब हम कैप हटाएंगे तो सडनली क्या होगा, प्रेशर हाई होगा, सॉरी प्रेशर हाई से लो हो जाएगा, तो कैप हटा दिया, तो इनको एक गैप मिल जाएगा कि भाई चलो बाहर निकलो, क्योंकि गैसेस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी वैसे भी हाई होती है, उनको तो स्पेस चाहिए होता है बाहर निकलने के लिए, है ना। तो वो बाहर निकलना तुरंत शुरू करेंगे, और जैसे ही बाहर निकलना शुरू करेंगे तो बबल्स के फॉर्म में बाहर आएंगे। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि भाई CO2 गैस को आपने होल्डिंग में हाई प्रेशर में ढक्कन या कैप से सील कर दिया, तो वो डिजोल्व तो हो गए, लेकिन जैसे ही कैप हटाओगे तो प्रेशर डिक्रीज होगा, तो फिर से वो बबल्स के फॉर्म में बाहर आ जाएंगे। तो आपसे पूछेगा कि कैप हटाने पर बबल्स के फॉर्म में बाहर क्यों आते हैं, तो बोलोगे कैप हटाने पर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, इसलिए सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 जो है वो वाटर में या सॉफ्ट ड्रिंक में वो डिक्रीज हो जाती है, राइट, और वो बाहर आने लगती है CO2 गैस। ये आपका आंसर हो जाएगा गिव रीजन में। दूसरा है स्कूबा डाइवर्स एंड द बेंड्स। ये बेंड्स क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी हम आपको आगे बताएंगे, पहले समझते हैं क्या है पूरा सीन। व्हेन डाइवर्स गो डीप, डाइवर्स कौन होते हैं, जो आप देखते हैं कि गैस सिलेंडर यूज करके जो सी लेवल के अंदर जाते हैं, समुद्र के अंदर जाते हैं, और वहां पे अपना जो भी देखते हैं ऑब्जर्व करते हैं, वो उनका काम होता है। बेसिकली जो समुद्र के अंदर जाते हैं, सी लेवल के अंदर जाते हैं, तो उनको हम लोग डाइवर्स बोलते हैं। ठीक है। तो व्हेन डाइवर्स गो डीप, जब बहुत नीचे जाते हैं तो क्या होता है, प्रेशर बहुत इंक्रीज होता है, समुद्र के नीचे जाते हैं जब डीप तो प्रेशर बहुत इंक्रीज होता है। और सॉल्युबिलिटी ऑफ एटमॉस्फेयर गैस, और जैसे कि एटमॉस्फेयर में जानते हो आप नाइट्रोजन गैस होती है, वो उनकी ब्लड में
उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। गैस तो और भी है, लेकिन नाइट्रोजन का प्रेशर जो है वो सबसे ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। हम नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बाकी गैस का हमारे बॉडी में हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता है, नाइट्रोजन का ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट होता है। फिर क्या कह रहा है, व्हेन दे कम अप क्विकली, जब वो बाहर आते हैं तो प्रेशर डिक्रीज होता है, क्योंकि अब वो वाटर लेवल से एयर में आ गए तो एयर का प्रेशर कम होता है। तो नाइट्रोजन की जो सॉल्युबिलिटी सडनली डिक्रीज होने लगती है, तो वो बबल्स फॉर्म करके हमारी ब्लड वेसल से बाहर निकलती है। और ये अचानक जो इसका बाहर निकलना होता है, जिसकी वजह से ये हमारे लिए एक पेनफुल मेडिकल कंडीशन डेवलप करती है। इस पेनफुल मेडिकल कंडीशन को ही हम लोग बेंड्स कहते हैं। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जाता है कि पेनफुल मेडिकल कंडीशन जो बनती है इसको क्या कहते हैं, तो आप बोलोगे इसको बेंड्स कहते हैं। ये कब क्रिएट होती है, तो आप बोलोगे कि जब स्कूबा डाइवर्स डीप लेवल पे जाते हैं सी में, तो वहाँ प्रेशर हाई होता है तो नाइट्रोजन ज्यादा सोल्यूबल हो जाती है। लेकिन जैसे ही वो बाहर आते हैं तो प्रेशर सडनली डिक्रीज होता है, तो नाइट्रोजन बबल्स के फॉर्म में बाहर निकलती है हमारे ब्लड वेसल से। तो वो हमारे लिए सडनली हमारी बॉडी के लिए मैनेज करना बहुत टिपिकल हो जाता है, जिसकी वजह से एक पेनफुल मेडिकल कंडीशन हमारे लिए डेवलप हो जाती है। इसी पेनफुल मेडिकल कंडीशन को पेंट्स बोलते हैं। अब क्या सोल्यूशन है इसका, इससे बचने के लिए क्या किया जाए भाई? मान लीजिए अगर ऐसा कुछ है तो फिर स्कूबा डाइवर्स तो नीचे जाना ही बंद कर देंगे। फिर सी लेवल की जो डिस्कवरी है वो कैसे होगी? तो इसके लिए क्या किया गया, टू अवॉइड बेंड्स, डाइवर्स टैंक्स आर फिल्ड विथ एयर। तो जो अपना टैंक ले जाते हैं एयर का, उसमें वो क्या करते हैं, एयर को डाइल्यूट कर लेते हैं हीलियम से। मतलब जो उसमें नाइट्रोजन होती है, नाइट्रोजन का मोस्टली परसेंटेज वो निकाल कर उसको हीलियम से रिप्लेस कर देते हैं। किससे रिप्लेस कर देते हैं? हीलियम से। हीलियम से क्यों रिप्लेस करते हैं? क्योंकि हीलियम हमारी बॉडी में लेस सोल्यूबल होती है, क्योंकि इनर्ट है नेचर में और लेस सोल्यूबल भी है, इसलिए ये हमारे ब्लड वेसल के लिए ज्यादा पेनफुल नहीं होती है। ज्यादा क्या मतलब, ना के बराबर है। ठीक है, ये सोल्यूशन है। ध्यान से सुनिए, पूछा जाता है इसका सोल्यूशन क्या है, तो आप बोलोगे कि हीलियम को नाइट्रोजन के प्लेस में हीलियम लेते हैं। ठीक है, ये इसका सोल्यूशन है। हीलियम लेने से हमको ये पेनफुल कंडीशन नहीं हमारी बॉडी में डेवलप होती है। क्यों नहीं होती? क्योंकि हीलियम लेस सोल्यूबल है हमारे ब्लड में। दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट केस बेस्ड स्टडी के लिए, हाई एल्टीट्यूड इफेक्ट। क्या होता है जब हम हाई एल्टीट्यूड्स में जाते हैं, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन। आप जानते हैं सभी लोग, पार्शियल प्रेशर बहुत कम होता है एट सी लेवल देन सी लेवल पे, जिससे कि हम लोग ग्राउंड लेवल पे है, सी लेवल बोला जाता है। इस पे जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का, और जब हम लोग ऊपर हाई एल्टीट्यूड में जाते हैं तो हाई एल्टीट्यूड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बहुत कम हो जाता है। ठीक है, इससे क्या होगा, दिस लीड्स टू लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बहुत कम हो जाएगा हमारी ब्लड में। ठीक, जब हमारी ब्लड में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा तो कहीं ना कहीं हमारी ब्लड में लो ब्लड ऑक्सीजन एक क्लाइंबर्स को वीक बना देगा, क्योंकि हमारी बॉडी पूरी पूरी हमारी बॉडी में जो ब्लड काम करता है, आप लोग जानते ही हैं कि वो पूरा ऑक्सीजन पर बेस्ड होता है। ऑक्सीजन ही हमारे ब्लड को ट्रेवल करता है पूरी बॉडी में ले जाने के लिए। और ऑक्सीजन ही नहीं है तो हमारी एक तरीके से बॉडी में ब्लड का मूवमेंट बहुत स्लो हो जाता है, जिससे क्या होता है, क्लाइंबर्स टू बिकम वीक एंड अनएबल टू थिंक। सीधी सी बात है, दिमाग भी ब्लड के लिए काम करता है। जब तक दिमाग को ब्लड की सप्लाई नहीं मिलेगी, दिमाग सोचेगा कैसे, राइट? तो सारी ये कंडीशन जो है, ये ऑक्सीजन की कमी की वजह से हमारी बॉडी में क्रिएट होती है, जिसकी वजह से हमारी सोचने की जो कैपेसिटी होती है वो क्लियरली नहीं होती, वो बहुत डाउटफुल हो जाती है। ऐसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं एनोक्सिया। ये बहुत पूछी जाती है, व्हाट इज एनोक्सिया? तो आप बोलोगे लो ब्लड ऑक्सीजन कॉजेज क्लाइंबर्स टू बिकम वीक अन एंड अनएबल टू थिंक क्लियरली, राइट? अनएबल टू थिंक क्लियरली। तो इस कंडीशन को बोलते हैं एनोक्सिया। बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन है, if nitrogen gas is bubbled through water at 293 Kelvin, will it be more soluble or less soluble compared to nitrogen at 310 Kelvin? आपको हमने पहले बताया था कि टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। तो वही चीज है, देखिए लिखा हुआ है टेम्परेचर इंक्रीज, के एच इंक्रीज, तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज है ना। therefore lower the solubility of N2 at 310 Kelvin। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। बाकी कोई डाउट हो तो कमेंट्स में बताइएगा।